स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवरी हुआ। तो आज हम न्यूक्लियर मॉडल और एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ने क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में ये देखे हैं कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या था वो थ्योरी? ये एटम्स आर इंडिविजिबल इन नेचर। एंड सेकंड कौन आया? सेकंड आया जे थॉमसन। तो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था? उन्होंने क्या बताया कि एटम्स आर मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर embedded into it. So if it is an atom, then positively charged species are spreaded here like this, and the negatively charged particles are embedded into it. ये था फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम is equal to the total number of negatively charged particles. That means atoms are totally electrically neutral. So number 1 point, atoms are made of positively charged sphere and negatively charged electrons are embedded into it. Number 2 क्या? Number of positively charged particles equal to number of negatively charged particles. ठीक है। तो जे थॉमसन ने तो उनका एटॉमिक मॉडल दे दिया, पर आफ्टर जे थॉमसन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे इस एटॉमिक मॉडल के ऊपर, पर कुछ रिजल्ट्स ऐसा आ रहा था कि उस रिजल्ट्स को ना ये जे थॉमसन की एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त आफ्टर जे थॉमसन कौन आया? रदरफोर्ड। ठीक है, वो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, और उनको ना नोबेल प्राइज भी मिला था बिकॉज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो क्या था रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल? मैं ये पूछ देती हूँ। Number 3, Rutherford's nuclear atomic model। तो रदरफोर्ड ने ये न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल देने के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट कैसा था? ये था एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये था एक लेड बॉक्स। देन उन्होंने एक थीन गोल्ड फॉइल ली थी और इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखे थे। आप सब जानते हो कि क्या है ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन? ये एक फ्लोरोसेंस मटेरियल है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है, और जब कोई रेस इसमें स्ट्राइक करता है, पार्टिकल स्ट्राइक करता है, तब ये चमकने लगता है। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो क्या है ये अल्फा पार्टिकल?
अल्फा पार्टिकल का मास है 4 यूनिट और चार्ज है 2 यूनिट। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट लाइक हीलियम 2+। ठीक है, तो इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बॉक्स को क्रॉस करके ये गोल्ड फॉइल में जाके गिरा। अब ये बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स जा रहा था, एक पार्टिकल तो नहीं है ना, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जा रहा था और ये गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके जा रहा था और इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन में स्पॉट बना रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया था, ये गोल्ड फॉइल था वेरी 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 थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, इसका थिकनेस था 100 नैनोमीटर, मतलब बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल था। तो उन्होंने ये तो सेटअप कर लिया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू स्ट्रेट लाइन, पास थ्रू दिस थिन गोल्ड फॉइल एंड स्ट्रेट लाइन जा रहा था। और स्ट्रेट लाइन जाके क्या कर रहा था, इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन में स्पॉट बना रहा था। तो ऑब्जर्वेशंस में लिख देती हूं, ऑब्जर्वेशंस नंबर 1, most of the alpha particles pass through straight line. नंबर 2, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा था। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा था, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा था। मैंने जो ड्रॉ किया कुछ अच्छी तरह से तो ड्रॉ नहीं कर पाया, पर जो भी हो, तो ये जो गया ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन गया और ये जो है डिफ्लेक्शन हुआ, छोटे छोटे एंगल में डिफ्लेक्शन हुआ। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स were deflected by small angles. Number 3, very few, almost 1 in 20,000 was deflected by 180 degree angle. तो इस बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जा रहा था, तो उनमें से बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, मतलब 20,000 में ओनली 1 अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, पूरा 180 डिग्री एंगल में घूम रहा था। ठीक है, तो ये था उनका 3 ऑब्जर्वेशंस। तो इस ऑब्जर्वेशंस के पीछे उन्होंने रीजन क्या बताया। फर्स्ट पॉइंट में पकड़ती हूँ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन। तो ये वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल था, मतलब बहुत कम एटम्स था गोल्ड के अंदर, थिन गोल्ड फॉइल। तो फर्स्ट पॉइंट से उन्होंने क्या बोला कि एटम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इन द एटम्स आर एम्प्टी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस in the atom are empty। इसलिए अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन जा रहा था, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। वेरी few सेकंड पॉइंट, few अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। तो अगर ये डिफ्लेक्शन हो रहा था तो किस वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब जा रहा था तो कुछ ना कुछ स्पीसीज से टकरा रहा था, इसलिए डिफ्लेक्शन हो रहा था।
और जो स्पीसीज से टकरा रहा था उसका चार्ज भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसलिए कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्शन हो रहा था। नंबर 3, वेरी फ्यू 1 in 20,000 was deflected by 180 डिग्री एंगल, मतलब पूरा जाके पूरा बैक करके चला आया। क्यों? मतलब उन्होंने क्या बताया कि अगर ये अल्फा पार्टिकल टोटली बैक करके चला आया, मतलब कुछ ना कुछ भारी स्पीसीज से ये टकराया है यहाँ। हाँ, कुछ ना कुछ भारी स्पीसीज से टकराया और वो भी पॉजिटिवली चार्ज ही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। इसलिए उन्होंने समझ लिया कि कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज कोई भारी चीज यहीं पे होगा कि उससे वो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट कोलाइड किया और टोटली 180 डिग्री एंगल में बैक करके चला आया। ठीक है ना? तो ये था उनके ऑब्जर्वेशंस का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एक मॉडल, एटम की एक मॉडल रिप्रेजेंट की और उस मॉडल को ही उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। तो क्या था वो मॉडल? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। अगर ये एक एटम है, ये पिक्चर ऑफ एटम है, तो अकॉर्डिंग टू Rutherford nuclear atomic model, most of the spaces in the atom is empty. This is the number 1 point. Number 2, ये जो है क्या है? ये टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर यहाँ यहीं पे आके बैठ गया, तो इसका नाम उन्होंने बताया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस की वजह से ये एक अल्फा पार्टिकल टोटली 180 डिग्री एंगल में बैक करके चला आया। पर हमने जे थॉमसन के मॉडल को क्या देखा था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड किया हुआ है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड हो गए तो क्या होता था? सब अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होते थे, पर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चला गया। इसका मतलब है जे थॉमसन ने जो मॉडल बताया था वो गलत था। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है एटम की वो एक ही जगह में आके बैठ गया और उस जगह का नाम है न्यूक्लियस। ये जो भारी न्यूक्लियस है इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो इसमें बैठ गया। ठीक है जी? ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे थे? इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बोला, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ये भी उन्होंने बोल दिया। नंबर 4 उन्होंने क्या बताया? नंबर 4 उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है ना, इसका चार्ज नेगेटिव है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो कैसे ये घूम रहा है? ऑपोजिट चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो क्या हो? ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका चार्ज है नेगेटिव और ये जो न्यूक्लियस है इसका चार्ज है पॉजिटिव। और हम सभी ये जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो
इलेक्ट्रॉन्स को तो इसके ऊपर जाके गिरना चाहिए ना, तो ये नहीं हो रहा है। अगर ये होता तो एटम टोटली अनस्टेबल हो जाता। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की चारों ओर घूम रहा है, ये किस वजह से घूम रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की चारों ओर घूम रहा है। तो नंबर 4 पॉइंट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नंबर 5 उन्होंने क्या बताया कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही छोटी जगह में है। एक एटम जो है ये बहुत बड़ा है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ दिस न्यूक्लियस। सो अगर ये न्यूक्लियस को हम एक क्रिकेट बॉल की साथ कंपेयर करें तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस होगा 5 किलोमीटर अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप समझ सकते हैं ना, उन्होंने क्या बताया कि 10⁻⁻15 मीटर है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड 10⁻10 मीटर रेडियस ऑफ एटम। तो ये सारा पॉइंट उन्होंने उनकी न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बता दिया। तो उस जमाने में ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो बहुत अच्छा था और सबने एक्सेप्ट भी कर लिया, पर उनका जो मॉडल था वो मॉडल का भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस था। तो हम ये जानेंगे कि वो लिमिटेशंस क्या था, ठीक है। लिमिटेशंस, ये एक एटम है और ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स इसकी चारों ओर घूम रहा है। किस वजह से घूम रहा है ना, उन्होंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से घूम रहा है। पर अगर ये ट्रू है तो उस जमाने में और एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, वो था मैक्सवेल। मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल में क्या था कि अगर कोई पार्टिकल चार्ज्ड है और उसका एक्सीलरेशन है तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा। हियर इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, एंड ये न्यूक्लियस की चारों ओर घूम रहा है मतलब एवरी टाइम इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम सभी जानते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब इसका एक्सीलरेशन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के बाद एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तब इसका एनर्जी धीरे धीरे कम होता जाएगा और क्या होगा, ये ऐसे स्पाइरल रास्ता पकड़ के न्यूक्लियस के ऊपर आगे गिरेगा। अगर ये हुआ तो एटम टोटली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो बात थी ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये तो था एक पॉइंट, अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। नंबर 2 क्या था, रदरफोर्ड ने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की चारों ओर घूम रहा है, पर कैसे घूम रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स
एक ही ऑर्बिटल में है या डिफरेंट ऑर्बिटल में है या कुछ एनर्जी लेवल्स है, क्या है ये उन्होंने नहीं बता पाया। मतलब एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट तब नहीं आया था। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में जो घूम रहा है, कितने सारे ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सारे कंसेप्ट उन्होंने नहीं बता पाया। सो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाटएवर उन्होंने नहीं बता पाया। तो ये दो पॉइंट्स जो है ये था रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल का मेन लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशंस हैं इनको सुधारा कौन? इनको सुधारा रदरफोर्ड के बाद जो आया नंबर 4 में नील्स बोर। हमारे अगले वीडियो में हम ये नील्स बोर की एटॉमिक मॉडल क्या है उनके बारे